हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल डिस्कस किया था। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल के अंदर हमने केमिकल मेथड देखे थे और दूसरे फिजिकल मेथड देखे थे। तो जो फिजिकल मेथड थे उसके अंदर हमने कोलाइडल मिल मैकेनिकल मेथड देखा और ब्रेकिंग आर्क मेथड देखा और उसके पेप्टाइजेशन के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया। आज वाली क्लास के अंदर जो कोलाइडल सोल है उन कोलाइडल सोल का प्यूरिफिकेशन डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सोल के प्यूरिफिकेशन से मतलब ये होता है कि कोलाइडल सोल के अंदर वो सारे पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है उन सारे पार्टिकल्स को सिस्टम से हटाना, मतलब कोलाइडल सोल से रिमूव करना, इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल का मीनिंग हुआ all the particle whose size less than 1 nanometer are removed from colloidal soil is called purification of colloidal soil। and इसके अंदर हम जो सबसे फर्स्ट मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायलिसिस मेथड। तो डायलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर अपन इसको देखें तो ये एक सेमी परमेबल ये एक बैग है, ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसको मैं ब्लैक मार्कर से अभी, तो ये जो है दिस इज ये जो ब्लैक वॉल है सिस्टम की, ये जो है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेसिकली दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर हमने इस सिस्टम में के अंदर हमने कोलाइडल इम्प्योर कोलाइडल सोल फिल कर रखा है। इसमें से जो रेड पार्टिकल है वो तो है कोलाइडल पार्टिकल, रेड पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है। और बाकी ये जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक डॉट्स, ये वो पार्टिकल है जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो साइज होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो यानी ये जो ब्लैक वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से वो ही पार्टिकल पास हो पाएंगे जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। यानी ये जो रेड पार्टिकल है, ये जो रेड पार्टिकल हैं, ठीक है, ये जो रेड पार्टिकल हैं, ये वाले रेड पार्टिकल जिसको मैं सोल पार्टिकल कह रहा हूं, और ये वाले क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड यानी इनका जो साइज है बेटा, इनका साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और ये है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। तो यहां पर क्या होगा कि इस बैग, अब यहां से हम प्योर वाटर पास करते हैं और इस प्योर वाटर और इसको यहां से प्रॉपर स्टर्ड करते रहते हैं। इसको यहां से क्या करते रहते हैं, हम इसको इस तरह से प्रॉपरली स्टर्ड करते रहते हैं, इस तरह से, यानी इसको हिलाते रहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसको इस तरह से करते रहेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली स्टर्ड होता रहेगा। और ये यहां से प्योर वाटर जा रहा है और यहां से ये प्योर वाटर जा रहा है, और ये जो प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर ये जाएगा और क्या होता जाएगा, ये वाटर यहाँ से वापस निकलता जाएगा। तो होगा क्या कि लगातार हम इसको प्रॉपरली स्टर्ड करते रहेंगे और साथ में यहाँ से प्योर वाटर जा रहा है। तो इसके अंदर ये जो रेड वाले पार्टिकल हैं जो कि सोल पार्टिकल्स हैं, ये रेड वाले पार्टिकल जो कि सोल पार्टिकल्स हैं, ये सोल पार्टिकल्स तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर से बाहर नहीं आ सकते, यानी यहाँ पर नहीं आ सकते। वो इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनके जो पोर का साइज है वो है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का
जो पोर का साइज होता है वो होता है बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन ये जो ब्लैक पार्टिकल है जिनको हम क्रिस्टलोइड कह रहे हैं या ट्रू पार्टिकल्स कह रहे हैं, क्रिस्टलोइड्स का मतलब ये हो गया जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। सोल पार्टिकल का मतलब हो गया जिनका साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस यहाँ से वाटर का एक फ्लो बना हुआ है, वाटर का फ्लो बना हुआ है और यहाँ पर प्रॉपर स्टर्डिंग हो रही है। तो ये जो 1 नैनोमीटर से लेस साइज वाले पार्टिकल हैं, ठीक है, ये क्रिस्टलॉइड धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, इस सिस्टम से, इस परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही वापस वो अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो उसके साथ बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से तो प्योर वाटर गया और यहाँ इसके अंदर जितने भी लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल है वो बाहर निकले, लेकिन वाटर का फ्लो फास्ट है तो वो वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड यानी ये लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल, यानी ये जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी इस आउटलेट से वाटर के साथ बाहर निकल जाएगी। और इस मेम्ब्रेन को हम डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सिंपल डायलिसिस। और अगर इसको हमको फास्ट करना है, इसको हम फास्ट करते हैं तो एक दूसरा मेथड आता है बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, हम दोनों तरफ एनोड और कैथोड लगा देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब होता है कि डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे ये डायलिसिस और फास्ट हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इन पे चार्ज होता है। जैसे आपने अभी अगर जिन्होंने प्रीवियस क्लास ढंग से अटेंड की है तो देखा था कहीं क्लोराइड आयन का इंप्योरिटी था, कहीं Na+ का इंप्योरिटी था। तो जो चार्ज्ड इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Na+, Cl-, जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, वो सारे इन इलेक्ट्रोड से एनोड और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एनोड और कैथोड है, ये इन क्रिस्टलॉइड्स को, इन लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल और Na+, Cl-, ये जितने भी दूसरे पार्टिकल हैं वो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं, यानी ये और ये इन क्रिस्टलॉइड्स को और कोलाइडल पार्टिकल दोनों को बाहर की तरफ खींचते हैं। इस सिस्टम से, इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल को वो ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल वो ज्यादा फास्ट बाहर निकल जाएंगे। अट्रैक्शन तो इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर भी रहेगा, पर वो अट्रैक्शन होने के बावजूद भी ये बाहर इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो और इनका साइज है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, इसीलिए ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से फास्ट प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और ये जो डायलिसिस है, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस किडनी पेशेंट के लिए भी यही इलेक्ट्रोडायलिसिस हम यूज करते हैं क्योंकि किडनी पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर जो यूरिया बन रहा है वो यूरिया बेसिकली क्रिस्टल्स है ना, तो यूरिया जो बन रहा है वो यूरिया किडनी वर्क न करने की वजह से उसके ब्लड से यूरिया सेपरेट नहीं हो पाता है। मैं क्लियर कर दूं, ब्लड जो है वो कोलाइडल सोल है। ब्लड के अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है वो वाटर है और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो WBC, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स और वाइट ब्लड कार्पल्स एक्सेट्रा, ये सारे उसके डिस्पर्स्ड फेस हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज द कोलाइडल सोल एंड हाइड्रोसोल है, मतलब उसके अंदर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है। और जो ब्लड पार्टिकल्स हैं RBC, WBC और भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके डिस्पर्स्ड फेस हैं। और बॉडी के अंदर जो यूरिया बनता है वो ब्लड के वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है।
तो ब्लड एक इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व हो गया जिसमें यूरिया की इम्प्योरिटी है, और यूरिया वाटर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, मतलब यूरिया के जो पार्टिकल का साइज होता है ब्लड के अंदर वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो जो किडनी पेशेंट होते हैं तो उसके ब्लड से यूरिया को सेपरेट करने के लिए उस किडनी पेशेंट का ब्लड पहले यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और इस ब्लड को का इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, तो इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट यूरिया के पार्टिकल्स बाहर मूव करके चले जाते हैं। तो ये डायलिसिस मेथड, ये इसका बहुत अच्छा मेडिकल एप्लीकेशन है। और फिर हम आगे डिस्कस करें तो डायलिसिस के बारे में मैंने लिख रखा है, आप उसको रीड कर लेना पॉज करके, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है यहाँ पर। और इलेक्ट्रोडायलिसिस वही है कि द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो एंड कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी कहते हैं। ये देखो, अब दूसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है सिंपल फिल्ट्रेशन। तो देखो सिंपल फिल्टर पेपर, जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है, जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उस सिंपल फिल्टर पेपर से तो कोलाइडल पार्टिकल पास होके चले जाते हैं। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जो हम लैब में यूज करते हैं उनके पोर का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसका मतलब सिंपल फिल्टर पेपर से क्रिस्टलॉइड मतलब ट्रू 1 नैनोमीटर से लेस वाले भी पार्टिकल और 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े वाले पार्टिकल भी पास हो जाते हैं। तो हम इसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में है ये सिंपल फिल्टर जैसे फिल्टर करते हैं उसी तरह का प्रोसेस है, पर इसके अंदर जो हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं वो स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है। इन फिल्टर पेपर्स को वाटसन पेपर भी बोलते हैं। और ये जो है इसके अंदर बेटा क्या होता है, जो ये स्पेशल फिल्टर पेपर है जो कोलाइडल सॉल्व के लिए के प्यूरिफिकेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। इन फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो ये फनल है बेटा, इस फनल के अंदर कौन बनाकर इस ये रेड वाला फिल्टर पेपर है, ये अल्ट्रा फिल्टर, ये वाला फिल्टर पेपर ऐसा है, दिस इज ये फनल है और ये फनल के अंदर ये क्या है, फिल्टर पेपर है। ये क्या है बेटा, फिल्टर पेपर है। और अब हम इसके अंदर इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व फिल कर देते हैं और इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व फिल कर देते हैं तो ये तो हो गया डिस्पर्शन मीडियम, दिस इज द डिस्पर्शन मीडियम। और इसके अंदर ये जो रेड वाले पार्टिकल हो गए इनका साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है और ये रेड वाले पार्टिकल जो हैं ये हो गए, रेड वाले पार्टिकल हो गए कोलाइडल पार्टिकल और सोल पार्टिकल भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट बना रहा हूं ये ब्लैक डॉट हो गए लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स। इन ब्लैक पार्टिकल्स को मैं क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स भी बोलता हूं और मैं तो क्या बुक में लिखा रहता है, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स। यानी ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये सारे के सारे ब्लैक डॉट, इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो अब हम इस फनल के, ये फनल छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी फनल होती है बेटा, और फिर उसके अंदर इस तरह से ये फिल्टर पेपर सेट कर लिया जाता है, फिर इसके अंदर कोलाइडल भर दिया जाता है। और अब ये डिस्पर्शन मीडियम है, तो जैसे यहाँ डिस्पर्शन मीडियम सपोज करो, यहाँ इस केस में डिस्पर्शन मीडियम जो है वो वाटर है, ठीक है, वाटर है। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो ये ब्लू वाला वाटर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से वाटर का फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। तो वाटर का फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20 ड्रॉप पर सेकंड, अगर इससे 20 ड्रॉप पर सेकंड नीचे आ रहा है
तो 20 ड्रॉप पर सेकंड वाटर यहाँ से आएगा, तो ये प्योर वाटर है बेटा। तो इस प्योर वाटर का जो इस फनल में जो फ्लो है वो वही रहेगा जिस स्पीड से ये निकल रहा है। अगर यहाँ से 20 ड्रॉप एक सेकंड में वाटर बाहर आ रहा है तो ऊपर से भी 20 ड्रॉप वाटर पर सेकंड आना चाहिए, ताकि अंदर जो है हमारा सिस्टम उसका लेवल डिस्टर्ब नहीं हो और उसमें डिस्पर्शन मीडियम की क्वांटिटी मेंटेन रहे। तो अब क्या होगा, जिस फ्लो से वाटर यहाँ आ रहा है उसी फ्लो से यहाँ निकल रहा है, प्रॉपरली स्टर्ड करते रहेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल का तो साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होने की वजह से ये तो इस फिल्टर पेपर से पास होके जाएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो सारे के सारे ब्लैक वाले पार्टिकल हैं, यानी सारे के सारे जो लेस देन 1 नैनोमीटर वाले क्रिस्टलोइड्स हैं, वो इसमें से रिलीज होकर बाहर आ जाएंगे। तो कुछ आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, तो ये प्योर कोलाइडल सोल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मेनली दो ही टेक्निक हम यूज करते हैं कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल में क्या है, दे आर हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस है, यानी इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दो अलग अलग फेज हैं, और इसको हम अभी टिल्डन इफेक्ट के थ्रू प्रूव भी करने वाले हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो मैंने अभी बता दिया। कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस पार्टिकल। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कोलाइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करके चलते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज कैरी करके चलते हैं। आपने देखा था जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के फ्रेश प्रेसिपिटेट में जब हम FeCl3 एक्सेस में डाल देते हैं तो वो Fe+3 आयन को प्रेफरेंटली एडजॉर्ब करके और सारे प्रेफरेंटली एडजॉर्ब करने के बाद वो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो फ्रेश प्रेसिपिटेट है वो कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में जब अपन एक्सेस ऑफ FeCl3 डालते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सोल बनता है। इसी तरह से अगर अपन फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में एक्सेस ऑफ NaOH डाल दें, ठीक है, तो ये OH माइनस आयन इस पे एब्जॉर्ब होकर क्या बना लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। ठीक है, यानी ये एक्स्ट्रा OH माइनस आयन इसके प्रेसिपिटेट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनाता है। इसी तरह से हमने AgI का भी देखा था। AgI के फ्रेश प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ AgNO3 डालते हैं तो एक्स्ट्रा Ag प्लस एडजॉर्ब हो जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज AgI कोलाइडल सोल बन जाता है। और अगर हम AgI के फ्रेश प्रेसिपिटेट के अंदर एक्सेस ऑफ Ki डाल दें तो एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन एडजॉर्ब होकर AgI का नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बन जाता है। तो आप कोई भी पिछले जो मैंने क्लास ली थी तो उसमें आपने देखा था कोलाइडल पार्टिकल एक पर्टिकुलर चार्ज कैरी करते हैं, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सोल एक्स्ट्रा सल्फाइड आयन एडजॉर्ब करके नेगेटिवली आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनता है। सारे मेटल सोल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास कोई प्योर कोलाइडल सोल है तो उस प्योर कोलाइडल सोल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर चार्ज कैरी करेंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। तो हमको इससे एक बात क्लियर हो गया कि कोलाइडल सोल को अगर हम चार्ज के बेस पर क्लासिफाई करें, तो कोलाइडल सोल दो तरह के हो गए, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल के एग्जांपल मैंने अभी बता दिए। AgNO3 में एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया या FeOH के होल थ्राइस में FeCl3 डाल दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बने थे। इसी तरह से FeOH के होल फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में NaOH या NH4OH डाल दो तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बन जाएगा। AgI के फ्रेश प्रेसिपिटेट में आप एक्सेस ऑफ Ki डाल दो तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बन जाएगा। सारे मेटल सोल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ सल्फाइड आयन डाल दो तो नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड का
कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो कि अभी बाद में आने वाला है, ये वाला कि चार्ज के बेस पर कोलाइडल सॉल्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखे हैं, ये पोस्ट करके आप बाद में देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जांपल दिए हुए हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट कौन से हैं और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट कौन से हैं। अब हम कोलाइडल सॉल्ट की अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दीज आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन देयर मास एंड नेचर, केमिकल कंपोजिशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं दो सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए कि मेरे पास वाटर प्लस NaCl है। तो वाटर प्लस NaCl जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? ट्रू सॉल्यूशन। मतलब यहां जो अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें Na प्लस और Cl माइनस होंगे जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, या वाटर प्लस आयोडीन ले लेते हैं। चलो वाटर प्लस I2 ले लेते हैं, क्योंकि NaCl आयोनाइज भी होता है। तो वाटर प्लस वाटर और I2 ले लिया, और इधर हम NaCl ही रहने देते हैं क्योंकि नमक आप बेस्ट जानते हो। और इधर मैंने ले लिया बेंजीन प्लस NaCl। तो सॉल्वेंट चेंज हो गया। तो NaCl तो वाटर में डिसॉल्व होकर डायरेक्ट ट्रू सॉल्यूशन बना देता है, और बेंजीन प्लस NaCl जो होता है तो ये बन जाता है कोलाइडल सॉल्ट। खैर एग्जांपल दे रहा हूं एक। तो अब मैंने सपोज करो यहां पर 10 ग्राम NaCl लिया। कितना NaCl लिया है मैंने? 10 ग्राम NaCl लिया है। और यहां पर भी 10 ग्राम NaCl लिया है, दोनों में क्वांटिटी सेम है। ठीक है, और 90 ग्राम बेंजीन लिया है, और यहां पर 90 ग्राम वाटर लिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है इसके साथ। तो जब वाटर, तो देखो दोनों में मैंने कंडीशन सेम रखी है, खाली सॉल्वेंट डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाटर है और यहां पर ये बेंजीन है। तो डिस्पर्शन मीडियम तो बेंजीन हो जाएगा, और यहां डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो गया। अब यहां NaCl के पार्टिकल्स जो हैं, यहां पर ये NaCl के पार्टिकल्स 10 ग्राम NaCl के पार्टिकल्स स्प्रेड हो गए। तो यह नंबर ऑफ दोनों में क्वांटिटी सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गए, और यहां बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। तो यहां पर जो सारे के सारे पार्टिकल है, तो देखो दोनों में वाटर 90 ग्राम और 10 ग्राम ये, और यहाँ बेंजीन 90 ग्राम और 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम यहाँ पर भी डाला हुआ है, 10 ग्राम यहाँ पर भी डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये 10 ग्राम इसके साथ ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। यानी ये जो 10 ग्राम NaCl का जो क्रिस्टल था उसके टुकड़े हुए, लेकिन उसकी जो ब्रेकिंग हुई, उसका जो ब्रेकिंग होने के बाद जो पार्टिकल बने, उस पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बनेंगे, और यहाँ पर जो 10 ग्राम NaCl अंदर ब्रेक डाउन हुआ तो उसका साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाला है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाला है। तो यहाँ पर 10 ग्राम क्रिस्टल के 10 ग्राम NaCl क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। यहाँ हो सकता है 10,000 पार्टिकल हो, तो यहाँ पर 1,000 ही पार्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा है। तो देखा जाए तो दोनों में ही पार्टिकल्स हैं, तो
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, दोनों शो करेंगे। कोलिगेट अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडल सोल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा तो हम बोलेंगे यस शो करेगा, क्योंकि उसमें भी तो पार्टिकल्स हैं और जहां पर पार्टिकल है किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी सिस्टम में तो वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा। इनमें भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पर इनके जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। यानी यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि यही 10 ग्राम के या 10,000 पार्टिकल हैं और यही 10 ग्राम NaCl के 1000 पार्टिकल हैं। तो इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी वो 10 टाइम ज्यादा हो जाएगी। यानी इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर वो 10 atm है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 atm ही रहेगा। तो कुल मिला के क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो दोनों ही शो करेंगे, पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो मैग्नीट्यूड आएंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के बहुत ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू कोलाइडल सोल के। जैसे यहाँ पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आएगा। पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कोलाइडल सोल है यानी कोलाइडल सिस्टम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर इनमें पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से, इनमें पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या शो नहीं, मतलब शो तो करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कम होता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा तो सही लेकिन बहुत कम आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा तो सही लेकिन कम मिलेगा। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि लाइक ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन also exhibit colligative properties. These properties depends upon the number of particles present. Since colloidal particle have very large average molecular masses, मतलब साइज बड़ा है, but the number of particle present in the solution for a given weight of the solid will be very low. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? पार्टिकल का साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, वेरी लो हो जाएंगे। Hence the value of any colligative property for a substance in a colloidal solution will be very low as compared to its value if it form a true solution. बहुत बिल्कुल वेल क्लियर है, इसको पॉज करके आप वापस रीड करो। जो मैंने अभी NaCl वाटर और NaCl बेंजीन का एग्जांपल दिया उसको समझने के बाद ये लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है। अब दूसरा होता है टिल्डेन इफेक्ट। इस टिल्डेन इफेक्ट से हम इजीली कोलाइडल सोल का हेट्रोजीनियस इफेक्ट, हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको आ जाए कि कोलाइडल, इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस तरह से आता है कि कोलाइडल सिस्टम और कोलाइडल सोल इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो वो अब जस्टिफाई हो जाएगा टिल्डेन इफेक्ट से। टिल्डेन इफेक्ट बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है और टिल्डेन इफेक्ट लाइट स्कैटरिंग की वजह से होती है। ये फिजिक्स में आप 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, और डेली रूटीन में देखा भी है, जब प्रोजेक्टर से लाइट पास होती है तो डस्ट पार्टिकल चमकते हुए दिखते हैं। जब प्रोजेक्टर से लाइट पास होती है बेटा, जब प्रोजेक्टर से लाइट पास होती है तो हमको डस्ट पार्टिकल चमकते हुए दिखते हैं। कभी हम PVR, आइनॉक्स या इस तरह किसी थिएटर के अंदर जाते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, तो जब हमारी नजर ऊपर जाती है या प्रोजेक्टर की लाइट जहाँ से पास हो रही है उसमें जाती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे को वो प्रोजेक्टर की लाइट विजिबल दिखती है और उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स आपको रेंडमली मूव करते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली ये जो डस्ट के पार्टिकल हैं ये हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ये हैं कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और एयर में है। इनको एरोसोल बोलते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि एयर अपने आप में, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो अपने आप में सोल है, वो एरोसोल है। यानी हम सब किसके अंदर डूबे हुए हैं? एरोसोल में। हम किसके इनसाइड हैं? एरोसोल के अंदर है। क्योंकि हम एयर में नहीं है, हम एरोसोल में हैं। क्योंकि ये प्योर एयर नहीं है, इस एयर के अंदर
बहुत सारे पॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, और ये एयर में है लेकिन फिर भी एयर से अलग है। इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? टिल्डन इफेक्ट से। तो क्या होता है कि जब उस प्रोजेक्टर की लाइट सामने पर्दे पर जब सामने स्क्रीन पर अप्रोच करती है तो वो प्रोजेक्टर से लेके स्क्रीन तक ट्रेवल कर रही है। तो जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में, ठीक है, बहुत सारे ये डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल उनके बीच में आते हैं, तो डेफिनेटली वो उससे कोलाइड करती हुई आगे जाती है लाइट। तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से ये लाइट उस पर स्क्रेटिंग इफेक्ट दिखती है। स्क्रेटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि लाइट है ना यूं सीधी नहीं जा पाती, जैसे उससे साइज बड़ा होने की वजह से वो, और साइज भी बड़ा है, थोड़ा मास भी, तो लाइट यूं हल्की सी इस तरह से हो जाती है। तो कोन टाइप, यानी इस तरह से जाने लगे। यहाँ से जो लाइट गई वो यूं जाएगी, ये वाली लाइट यूं जाएगी, इधर से जो टकराएगा ये, तो एक कोन बनता है, जिस कोन को हम बोलते हैं टिल्डन कोन। इसी वजह से तो प्रोजेक्टर से लाइट यूं नहीं निकल के, और ये आज मेरे इस स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टर की लाइट पड़ रही है वो कोन के फॉर्म में पड़ रही है, इसीलिए वो बिखर गई। प्रोजेक्टर में तो लाइट इतनी सी है लेकिन वो इस तरह से बेटा इस तरह से यूं फैलती जा रही है, ठीक है। तो और उस फैलने का भी ये जो लाइट फैल रही है तो एक कोन फॉर्म में स्क्रीन तक पहुंचती है, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? वो लाइट का स्क्रेटिंग हो रहा है किसके ऊपर? कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। और लाइट का स्क्रेटिंग, जब लाइट उससे स्क्रेट कर रही है, यानी उसके ऊपर टकरा के और अपना पाथ व्यू बदल रही है, तो इसकी वजह से जैसे लाइट टकराती है यहाँ पर तो वो चमकता हुआ दिखता है हमको, क्योंकि कोई चीज हमको तभी दिखती है जब उसके ऊपर लाइट कोलाइड करती है। तो इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं। अगर टिल्डन इफेक्ट ना हो तो वो हमको, अगर लाइट उसके सरफेस पर स्क्रेट नहीं हो तो वो पार्टिकल हमको नहीं दिखेगा। तो जनरली जब पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, पार्टिकल का साइज क्या होता है बेटा? पार्टिकल का साइज जब लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो लाइट का स्क्रीडिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल कभी भी लाइट में नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्क्रीडिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1 नैनोमीटर से जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा लाइट का स्क्रीडिंग इफेक्ट उतना बढ़ता जाएगा, तो उन पार्टिकल्स की विजिबिलिटी और बढ़िया होती जाएगी, उन पार्टिकल्स की विजिबिलिटी और अच्छी होती जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर कोई कहीं कोलाइडल पार्टिकल हैं तो लाइट पास होगी तो वो हमको पार्टिकल दिखेंगे स्क्रीडिंग इफेक्ट की वजह से। तो इसका हम अब प्रोजेक्टर की लाइट के अंदर डस्ट पार्टिकल का विजिबल होना ये प्रूव करता है कि एरोसोल है, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो एरोसोल है। अब हम क्या करेंगे अगर हम, और ये भी प्रूव कर रहा है कि एयर और डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग है, यानी हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टर की लाइट वाला, कि जो एरोसोल को ये प्रूव करता है कि वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, कोलाइडल सोल है, ये एरोसोल उसका नाम है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को अगर दो सॉल्यूशन गिवन है, हमारे को दो सिस्टम गिवन है, एक में तो कोलाइडल सोल है और दूसरे में ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन हमको जो दोनों बीकर दिए हुए हैं या दोनों ये जो सिस्टम दिए हुए हैं, हमको ये दोनों सिस्टम में हमको ये मालूम नहीं है कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है। और हमको कह दिया गया कि ए बीकर है और बी बीकर है, तो एक तो ए सिस्टम है और एक बी है। तो अब ए और बी में से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कोलाइडल है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है। तो हम दोनों सिस्टम को एक डार्क रूम में ले जाकर और यहाँ से एक इंटेंस लाइट इसमें से पास करेंगे। जब हम इंटेंस लाइट जब ट्रू सॉल्यूशन में से पास होती है तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं और कोलाइडल सोल में हो जाते हैं। यानी ये वाला जो है इसके अंदर हमको लाइट विजिबल हो जाती है।
इसके अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही लाइट पास होती है तो ये रेड वाले पार्टिकल बिल्कुल चमकते हुए दिखने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल इसके क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। यानी हम बोलते हैं टिल्डन इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे ये विजिबल हो गया तो मतलब ये हो गया हमारा कोलाइडल सोल, ठीक है। और इसके अंदर ये नॉन विजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं, ठीक है, इंटेंस लाइट में भी। तो ये हमारा हो गया ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज आवर ट्रू सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे बी इज द ट्रू सॉल्यूशन, ए इज द कोलाइडल सोल। ये इंटेंस लाइट, डार्क के अंदर जब इसमें इंटेंस लाइट पास कर रहे हैं तो टिल्डन इफेक्ट की वजह से, लाइट स्कैटरिंग की वजह से ये पार्टिकल विजिबल हो गए। तो इसका मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। हमने बात की थी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफोबिक सॉल्ट बोल देता हूं और लायोफिलिक सॉल्ट बोल देता हूं। तो इनमें एक डिफरेंस क्लियर कर दूं मैं कि लायोफिलिक पार्टिकल और लायोफोबिक में क्या होता है। इसमें जो पार्टिकल साइज है, कोलाइडल, ध्यान से समझना बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स आर शॉर्टर रेंज वाले होते हैं। क्योंकि लायोफिलिक में तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो खुद ही इजीली फटाफट एक दूसरे में, खाली एक दूसरे को कांटेक्ट में लाने की जरूरत है। जो दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, खाली आप उनको खाली एक बार कांटेक्ट में ले आओ कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस आपने दोनों को मिला दिया, बाद में तो वो आपको देखेंगे ही नहीं, वो आपस में घुल मिल जाएंगे, यानी वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि लायोफिलिक सॉल्ट के अंदर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में ग्रेट एफिनिटी है। तो वो यहाँ पर जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट बनता है उसमें कोलाइडल पार्टिकल आर शॉर्टर रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, लेकिन जनरली अप टू 10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने ये फिक्स किए रखा है कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हम उसको ट्रू सॉल्यूशन बोल ही नहीं सकते। ट्रू सॉल्यूशन तो तभी बनेंगे जब उसके अंदर इन पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो, और जब ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है तो कोलाइडल सोल। तो लायोफिलिक कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स आर शॉर्टर रेंज, और यहां पर जो होता है वो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स आर लॉन्गर रेंज, लॉन्गर रेंज में होते हैं बेटा। मतलब जनरली ये अबाउट 50 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े ही होते हैं। एक मिनट क्लियर कर दो, यहां होते हैं 100 नैनोमीटर तक। 1 नैनोमीटर से बड़े, लेकिन अप टू 100 नैनोमीटर, या मिस्टेक हो गई। और यहां पर क्या होता है, ये 100 नैनोमीटर से बड़े और अप टू 1000 नैनोमीटर, यानी यहां पार्टिकल का साइज बड़ा बनता है। तो ये भी कोलाइडल, लेकिन ये लायोफिलिक है, तो इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनके साइज छोटे होते हैं। छोटे होने का मतलब कोलाइडल रेंज में तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे, कोई 10 नैनोमीटर का होगा, कोई 5 नैनोमीटर का होगा, कोई 50 नैनोमीटर का होगा, कोई 60 नैनोमीटर का होगा, इस तरह से। और लायोफोबिक कोलाइडल सोल के अंदर सारे पार्टिकल का साइज कोई 200 नैनोमीटर का होगा, कोई 250 नैनोमीटर का होगा, कोई 500 नैनोमीटर का होगा। ये डिपेंड करता है नेचर पे भी कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस क्या है। लेकिन लायोफिलिक में आपको ध्यान रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल शॉर्टर रेंज के होते हैं, ठीक है। उनमें कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है लायोफिलिक सोल में वो 1 नैनोमीटर से बड़ा अप टू 100 नैनोमीटर तक होता है। और यहाँ लायोफोबिक सोल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि वो पसंद ही नहीं कर रहे हैं।
तो वो पार्टिकल अपने आप को इस फर्दर मतलब ब्रेक करते ही नहीं है। आपने देखा था लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की थी, यानी स्पेशल टेक्निक की थी, ब्रेडिंग आर्क मेथड लगाए थे, यानी जबरदस्ती इनको तोड़ तोड़ के भेजा था। तो ये टूटते ही नहीं है, इसलिए इनके बड़े साइज के पार्टिकल रह जाते हैं अंदर। तो अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक कंपैरिजन और आ गया, लेकिन अब एक कंपैरिजन और है। लायोफिलिक सोल में टिल्डेन इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा कि लायोफोबिक सोल में? तो लायोफोबिक सोल में टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो आपको कोई पूछे कि लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में हमको अगर डिफरेंस करना है तो हम बोलेंगे लायोफिलिक सोल में टिल्डेन इफेक्ट दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है। और लायोफोबिक सोल में, लायोफोबिक सोल के अंदर जो टिल्डेन इफेक्ट है वो इफेक्टिवली दिखेगा, ज्यादा विजिबल होगा, इंटेंसिटी अच्छी होगी। एक अब दूसरा, लायोफिलिक सोल भी कोलाइडिक, अभी मैंने आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो दोनों ही शो करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लायोफिलिक सोल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा आएगी कि लायोफोबिक सोल में ज्यादा आएगी? तो लायोफिलिक सोल में ज्यादा आएगी। अगर मैं अब कोलाइडल में लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में भी डिफरेंस करूं तो इसमें टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होगी, इसमें टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी, यानी इसका ऑस्मोटिक, अगर दोनों की सेम कंडीशन रख के बनाऊं मैं अमाउंट की, ठीक है, तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा दिखेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखेगा, लेकिन यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। यानी पार्टिकल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज यहाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ कम, वैल्यू यहाँ ज्यादा आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ ज्यादा आएगी क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा बनेंगे, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा क्योंकि पार्टिकल के नंबर ज्यादा है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू ज्यादा दिखेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बनेंगे, भले वो कोलाइडल पार्टिकल ही है। ये इन दोनों का डिफरेंस है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार ये आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। तो हम लिखेंगे टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होगी, टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज छोटा है, या टिल्डेन इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, टिल्डेन इफेक्ट ज्यादा अच्छे से दिखेगा, पार्टिकल्स की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा है, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, रीजन साइज बड़ा होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की इसमें। और अब हम ये देखें कि ये अभी आप देखो बोर्ड पर जो है वो it is defined as the scattering of light by the colloidal particle presence in the colloidal solution or sol. The colloidal particle absorb light, become self-luminous and then scatter light in all possible direction. Some example of Tilden effect are blue color of sky and sea water. ये भी टिल्डेन इफेक्ट की वजह से ही है, क्योंकि टिल्डेन इफेक्ट की वजह से ये लाइट स्क्रेट हो रही है तो उसका ब्लू कलर दिख रहा है, और वाटर, सी वाटर में ब्लू दिख रहा है। विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बता रहा हूँ इसके बारे में भी। तो देखो क्या होता है कि विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट क्या होता है, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। बेसिकली जो इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनमें से कुछ प्लैनेट्स के कुछ पार्ट यहाँ क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं और वो ऑर्बिट को छोड़कर अर्थ की ग्रेविटी में एंटर कर जाते हैं। तो इनको हम म्यूट्योल्स बोलते हैं, म्यूट्योल्स। तो म्यूट्योल्स आप सब जानते हो बेटा। तो क्या होता है, ये म्यूट्योल्स जब अपने ऑर्बिट छोड़ते हैं तो
तो बहुत ही स्पीड से जब वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में एंटर करते हैं तो एयर और अदर पार्टिकल के साथ उनका जबरदस्त फ्रिक्शन होता है, और जबरदस्त फ्रिक्शन होने की वजह से उसके सरफेस पर जो मटेरियल है वो फाइन पार्टिकल के फॉर्म में पीछे छूटता जाता है, और एक तो टेम्परेचर ज्यादा है और फिर वो ये जो सारे का सारा पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। अब इस पे सनलाइट स्क्रेट करती है तो वो सारा जो डस्ट पार्टिकल है वो चमकता हुआ दिखता है, हम बोलते हैं कॉमेट टेल्स। इसको मैं एग्जांपल देने के लिए बताऊं कि जैसे हमारी सिटी के अंदर वो बड़े लंबे टेम्पो चलते हैं, अब वो लंबे टेम्पो चलते हैं तो आप देखो, अगर आप कभी दूर से खड़े होकर देखते हो तो आप क्या देखते हो कि इन ऑटो के पीछे से बहुत बड़ा स्मोक बलून बाहर आ रहा है, यानी स्मोक मतलब बहुत तेजी से वो धुआं छोड़ते हुए आगे जाते हैं। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं तो वो पीछे से तेजी से धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए धुएं का एक विजिबिलिटी रहती है और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो धुआं भी क्या है, स्मोक भी क्या है, स्मोक भी एरोसोल है। स्मोक क्यों? क्योंकि उसमें एयर है और कार्बन के पार्टिकल सॉलिड है, तो वो एरोसोल है। तो उसी तरह से कॉमेट भी जब तेजी से आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके सरफेस से डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हुए पीछे छूटते जाते हैं। जैसे ऑटो आगे बढ़ता जाता है और पीछे धुआं छोड़ता जाता है, इसी तरह से कॉमेट जब तेजी से आगे बढ़ता है तो पीछे अब डस्ट पार्टिकल का एक डस्ट पार्टिकल को स्प्रेड करता हुआ पीछे और आगे बढ़ता है। जैसे बिल्कुल ऑटो वाला बढ़िया एग्जांपल है, ऑटो आगे जा रहा है, स्मोक पीछे छूटती जा रही है। इसी तरह से कॉमेट आगे जा रहा है तो उसके सरफेस से जो डस्ट पार्टिकल है वो डस्ट पार्टिकल का जो एक तरह से क्लाउड है वो पीछे छूटता हुआ जा रहा है। अब इस डस्ट पार्टिकल में से जब सनलाइट पास होती है तो सनलाइट स्क्रेटिंग करती है और वो डस्ट पार्टिकल चमकते हुए दिखते हैं, और थोड़ी देर बाद वो डस्ट पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं तो दिखना बंद हो जाते हैं। विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर पाथ एंड सर्गस लाइट, ये आपको देखा ही है, ये अभी मैंने डिस्कस किया ही है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं टिल्डेन इफेक्ट के। इसका मतलब हमारा सारा सिस्टम जिसमें हम है एरोसोल, ठीक है, ये सारा का सारा सोल ही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। टिल्डेन इफेक्ट इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली, 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूं, तीसरी मैं डिस्कस कर रहा हूं इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बेटा, मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है आपको कि कोलाइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होते हैं या नेगेटिव चार्ज लिए हुए होते हैं। जैसे अगर मेरे पास NaCl का ट्रू सॉल्यूशन है, मेरे पास NaCl का ट्रू सॉल्यूशन है, तो जब मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन होगा, NaCl का सॉल्यूशन है, तो उस NaCl के सॉल्यूशन में क्या होगा? NaCl का एक्वस NaCl का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर Na+ भी होंगे और Na+ भी होंगे बेटा, और Cl- भी होंगे। और अगर मैंने वहां एनोड और कैथोड लगा दिए, अगर मैंने क्या लगा दिए, एनोड और कैथोड लगा दिए उसमें, ठीक, इसमें अपन ने क्या किए, ये एनोड लगा दिया और ये कैथोड लगा दिया, तो एनायन किधर मूव करें? जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। यानी ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड और एनोड दोनों तरफ मूव करते हैं। पर हम अगर कोलाइडल सोल में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, जिसको इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारे कोलाइडल पार्टिकल हैं, तो ये सारे कोलाइडल पार्टिकल हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्योर कोलाइडल सोल है तो उसके अंदर या तो वो पॉजिटिवली कोलाइडल सोल होगा या फिर वो नेगेटिवली कोलाइडल सोल होगा। पॉजिटिवली कोलाइडल सोल का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली
पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल का मतलब सारे कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं। नेगेटिव कोलाइडल सोल का मतलब क्या हुआ, उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है। तो कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी का रीजन दो हैं, उनमें से एक ये है कि कोलाइडल पार्टिकल क्यों प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, क्यों आपस में कोगुलेट नहीं होते हैं। कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट क्यों नहीं होते हैं? तो वो कोलाइडल पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, तो वो कभी एक दूसरे से टकरा के दो कोलाइडल पार्टिकल एक में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि दो कोलाइडल पार्टिकल जैसे ही पास में आते हैं एक मिनिमम डिस्टेंस पर आने के बाद वो रिपेल होकर एक दूसरे से वापस दूर दूर चले जाते हैं। तो इस वजह से कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो कोलाइडल पार्टिकल आपस में मर्ज होकर और प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और साथ में जब हम कोलाइडल सोल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एनोड और कैथोड लगाकर, तो कोलाइडल पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो ये मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कोलाइडल सोल में जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है। आप क्या करो, ये एक ये YouTube है ग्लास की, और इसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसको, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको कैसे दिखेगा कि ये कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं? बिल्कुल दिखेगा बेटा। आप क्या करो, ये ग्लास ट्यूब है, अब इसको डार्क में रखकर और इसके अंदर इंटेंस लाइट पास करो। इंटेंस लाइट पास करोगे आप तो इंटेंस लाइट में टिल्डेन इफेक्ट होगा और ये कोलाइडल पार्टिकल दिखेंगे। अब ये कोलाइडल पार्टिकल दिखेंगे तो ये जिस तरफ मूव कर रहे हैं वो भी दिखेगा। तो अगर ये सारे कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं हमको, तो हम बोलेंगे हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है। और अगर ये रिवर्स होता कि ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखते, तो हम बोलते हैं नेगेटिवली कोलाइडल सोल है। तो हमारे दो पर्पस सोल्व हुए। एक तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स आइदर इलेक्ट्रोड, या तो कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आइदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और अगर ये सारे के सारे कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तब हम बोलेंगे कैटाफोरेसिस, और अगर ये एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एनाफोरेसिस। तो व्हाट यू मीन बाय कैटाफोरेसिस? तो कैटाफोरेसिस का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है और वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह से एनाफोरेसिस का मतलब क्या हो गया, ये कोलाइडल सोल नेगेटिवली चार्ज है और सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर या एनोड की ओर मूव कर रहे हैं। और मैं क्लियर कर दूं, शुरू के अंदर स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी देखी गई तो ये कोइंसिडेंस था कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अगर 10-15 एक्सपेरिमेंट किए होंगे या 100 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो ये कोइंसिडेंस था। उन्होंने हमेशा क्या देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि कोलाइडल सोल के पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ मूव करते हैं और उनको कैटाफोरेसिस कहते हैं। पर वो बेटा गलत था, क्योंकि वो एक कोइंसिडेंस था कि 100 साइंटिस्ट ने अगर अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किए, तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था कि उन्होंने सबने पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ले लिए थे। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में मालूम चला कि कोलाइडल पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। फिर कुछ जैसे जैसे आगे और अदर साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने देखा कि पार्टिकल उन्होंने जो कोलाइडल सोल बनाया है उसके पार्टिकल तो एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर इस कैटाफोरेसिस टर्म को हटाकर इलेक्ट्रोफोरेसिस टर्म रिप्लेस की गई। ठीक है, तो द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स under the influence of applied electric field is called electrophoresis. The term cataphoresis was used earlier for electrophoresis because at that time most of the colloidal solution studied
contained positively charged particles which thus migrated towards cathode on the passing of electric current। आप पोस्ट करके वापस रीड कर लेना, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अब आता है नेक्स्ट ब्राउनियम मोशन। ब्राउनियम मोशन क्या होता है बेटा? जो ब्राउनियम मोशन होता है वो ये है मैकेनिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टीज की। ब्राउनियम मोशन क्या होता है? मैकेनिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट ब्राउनियम मोशन से अच्छे से वाकिफ हैं। बेसिकली जो ब्राउनियम मोशन है वो है जिग-जैग मोशन। तो ये आप अभी देख लो, आपने जब आप पीवीआर या आइनॉक्स या किसी भी पिक्चर हॉल के अंदर सिनेमा में आप पिक्चर देखने जाते हैं तो जब प्रोजेक्टर की लाइट पे आपकी पासिंग प्रोजेक्टर लाइट पर नजर पड़ती है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जिग-जैग मोशन करते हैं, आड़े टेढ़े किधर भी घूम रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, ठीक है, या स्मोक के पार्टिकल भी रेंडमली मूव करते हैं। तो ये जो पार्टिकल का एक इनडिसिप्लिन मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम ब्राउनियम मूवमेंट बोलते हैं। और ये ब्राउनियम मूवमेंट रैपिड और रैंडम मूवमेंट है और इसकी जो एनर्जी है वो डिस्पर्शन मीडियम के थ्रू ही मिलती है। जैसे एरोसोल में जो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो एरोसोल में जो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनको एनर्जी कहां से मिल रही है? एयर से तो मिल रही है। एयर का प्रेशर है, एयर के मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स, और एयर क्या है? यहाँ एयर है डिस्पर्शन मीडियम। एरोसोल में एयर क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है। तो एयर से ही मतलब डिस्पर्शन मीडियम से ही इन कोलाइडल पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ब्राउनियम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक तरह से डिस्पर्शन मीडियम लगातार उनको एनर्जेटिकल बनाए हुए है। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स को कौन एनर्जेटिकल बना के रखता है? कोलाइडल पार्टिकल को एनर्जेटिक बना के रखता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल। डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लगातार किन में ट्रांसफर होती रहती है? कोलाइडल पार्टिकल्स में। और उस वजह से कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम से लगातार एनर्जी गेन करते रहते हैं और वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। इसका फायदा ये हो जाता है कि वो टाइम के साथ बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई हैवी पार्टिकल है जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती, तो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि मेडिकल सिरप के अंदर जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन पाउडर होता है, वो मेडिकल सिरप में डिसॉल्व करते हैं पर डिसॉल्व होता नहीं है, ठीक है, वो सस्पेंशन बना लेता है। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, पार्टिकल हैवी है, तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर पार्टिकल का साइज हैवी है, बड़ा है, तो फिर डिस्पर्शन मीडियम जो एनर्जी दे तो रहा है उसको भी, लेकिन वो उसके लिए इनसफिशिएंट है, तो वो धीरे धीरे क्या अपनी काइनेटिक प्रॉपर्टी यानी अपनी वेलोसिटी लूज करता जाता है और धीरे धीरे ग्रेविटी की तरफ मूव करता हुआ बॉटम में सेटल हो जाता है। लेकिन लेकिन कोलाइडल सोल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज सस्पेंशन की तरह बहुत बड़ा भी नहीं है, तो वो उसको जो डिस्पर्शन मीडियम एनर्जी देता है वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो डिस्पर्शन मीडियम उसको जो एनर्जी लगातार दे रहा है, जैसे एयर लगातार डस्ट पार्टिकल्स को अगर एनर्जी देती जा रही है तो डस्ट पार्टिकल हमेशा एयर के अंदर ब्राउनियम मोशन करते रहेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी, उसमें काइनेटिक प्रॉपर्टी बनी हुई रहेगी और वो सेटल नहीं होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडल सोल और कोलाइडल सिस्टम के स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो नंबर 1 तो आप लिखोगे लाइक चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल जो है बेटा वो एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को मर्ज करके और कोगुलेट नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। जैसे वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे फिर रिपेल हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो बॉटम में क्यों नहीं सेटल होते हैं, तो हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम से उनको जो एनर्जी मिलती है उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बनी हुई रहती है और वो ब्राउनियम मोशन करते रहते हैं। तो ब्राउनियम मोशन की वजह से वो बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि कोलाइडल सोल की स्टेबिलिटी
वो स्टेबल क्यों है या उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करो, तो 2 पॉइंट करना जरूरी है, लाइट चार्ज एंड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज examined under the ultra microscope, the colloidal particles are seen to be in a state of continuous rapid random motion. This phenomenon is known as Brownian motion. अब this motion is independent of the nature of the colloid, but is more rapid in case of particle is smaller size. मैंने अभी बताया कि पार्टिकल स्मॉलर साइज है तो उसको जो डिस्पर्शन मीडियम एनर्जी दे रहा है तो वो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, तो वो हमेशा अपनी काइनेटिक एनर्जी बनाए रखेगा। लेकिन साइज बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर ब्राउनिंग मोशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज और बोल सकते हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक किसके अंदर ब्राउनिंग मोशन ज्यादा अच्छा होगा, तो लायोफिलिक कोलाइडल सोल में ब्राउनियन मोशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि साइज लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स का शॉर्टर रेंज वाला होता है, शॉर्टर कोलाइडल रेंज वाला होता है, तो उसका मास कम हो जाएगा तो ब्राउनिंग मोशन ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब लायोफिलिक कोलाइडल सोल लायोफोबिक से ज्यादा स्टेबल है। लायोफोबिक में ब्राउनिंग मोशन मिलेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी इफेक्ट कम होगा। और दूसरा, अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस होगा तो फिर पार्टिकल को विस्कस सोल के विस्कस मीडियम में मूव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्वेंट और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल ओवर डिस्पर्स्ड फेस। जैसे एयर के जो पार्टिकल है वो लगातार डस्ट पार्टिकल को कोलाइड कर रहे हैं और एयर के पार्टिकल लगातार डस्ट पार्टिकल को, एयर के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम, डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स फेस, तो एयर के पार्टिकल डस्ट पार्टिकल को लगातार कोलाइड करके उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फर्दर दिस मूवमेंट डज नॉट चेंज विद द टाइम एंड एग्जिस्ट टिल लास्ट। It offers explanation for the stability of colloidal solution, as the Brownian movement oppose the force of gravity and do not allow the colloidal particle to settle down। बहुत अच्छे लैंग्वेज में सिस्टमेटिक लिखा हुआ है बेटा। आप जिनको नोट्स बनाने हैं या एग्जाम में कैसे लिखना है, तो बस एग्जाम में हम टू द पॉइंट बात करते हैं। मैं यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल देके इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बार बात समझ में आ जाएगी और एक बार ये लैंग्वेज रीड कर दोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आज वाली क्लास में यही ओवर करता हूँ क्योंकि अभी भी है ना पॉइंट बाकी है, लेकिन हाँ एक मिनट, ये पॉइंट तो पढ़ा चुका हूँ, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है ना, तो कोलाइडल पार्टिकल कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो मैं ये अभी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं यही स्टॉप करता हूँ कोलाइडल ये वाली प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें हार्टी-श्यूजर लॉ आएगा और फिर जो भी आगे पॉइंट बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।